अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन गिरामी, हम तारीख़ इंसानी का बगौर जायजा लें तो ये बात आसानी से मालूम हो जाएगी कि तारीख अपने दामन में वफा और बेवफाई, खिदमत और धोखा दही की हर किस्म की अलामतें महफूज रखती है। लेकिन बाज किरदार ऐसा फैसला कुन वार करते हैं कि वो हमेशा के लिए शर्मनाक अलामत बनकर रह जाते हैं। कुछ यही हाल हमारी तारीख के मीर सादिक और मीर जाफर जैसे किरदारों का है, जिनके बारे में हमारी नौजवान नस्लें तकरीबन लाइल्म और नाबल्द हैं। लिहाजा आज हमने फैसला किया कि आपके सामने इन दो गद्दारों की असलियत बयान की जाए और आपको बताया जाए कि किस तरह इन्होंने अंग्रेज के कहने पर मुल्क व कौम के साथ गद्दारी की। तो दोस्तों, ये बात शुरू होती है सन 1592 से, जब बंगाल को अकबर बादशाह के दौरे हुकूमत में मुगलिया सल्तनत का हिस्सा बनाया गया था। मुगलिया सल्तनत कमजोर हुई तो कई सूबे आजाद हो गए, जिनमें बंगाल भी शामिल था। सिराजुद्दौला 24 बरस की उम्र में अपने दादा अली वर्दी खान के इंतकाल के बाद 1756 में बंगाल की गद्दी पर बैठा। उस दौर में अंग्रेज अपना असर व रसूख बढ़ा रहे थे और तिजारत की आड़ में ईस्ट इंडिया कंपनी मुसलमानों के इक्तिदार में नकब लगाने में मसरूफ थी। अव्वल तो अंग्रेजों ने नवाब की मंजूरी के बगैर अपने तिजारती मराकज के इर्द गिर्द हिसार बना लिए थे, और दोम वो सिराजुद्दौला के मुखालफों की हिमायत कर रहे थे, और सोम उन्होंने तिजारती मराद से नाजायज फायदे उठाना शुरू कर दिए थे, जिनके सबब नवाब ने हमला करके कलकत्ता पर कब्जा कर लिया। क्लाइव ने हमला करके कलकत्ता तो वापस ले लिया और नवाब सिराजुद्दौला से मुआहदा भी कर लिया, लेकिन इसके साथ ही अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला से निजात हासिल करने का फैसला भी कर लिया था। इस किस्म के फैसलों को अमली जामा पहनाने के लिए अंग्रेज हमेशा साजिश का सहारा लेते थे और दुश्मन के अहम कारिंदों को रिश्वत या इक्तिदार का लालच देकर खरीद लेते थे। नवाब सिराजुद्दौला का सबसे बड़ा काबिल एतमाद मीर जाफर था, जो उसकी फौज का कमांडर इन चीफ भी था। अंग्रेजों ने उससे साजबाज करके साजिश का जाल फैला दिया और उसे बंगाल की हुक्मरानी देने का वादा करके खुफिया मुआहदा कर लिया। तयशुदा हिकमत अमली के तहत जंगे प्लासी हुई, जिसमें अंग्रेजों की फौज 3000 पर मुश्तमिल थी, जबकि सिराजुद्दौला के पास 50,000 की फौज थी। 23 जून 1757 को प्लासी की उस जंग के दौरान मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को दगा दिया और फौज लेकर नवाब से अलहदा हो गया। नतीजे के तौर पर नवाब सिराजुद्दौला को शिकस्त हुई और वो जान बचाकर भाग निकला, लेकिन मीर जाफर के बेटे मीरा ने ताकुब करके सिराजुद्दौला को कत्ल कर दिया। यूं सिराजुद्दौला की जगह मीर जाफर बंगाल का हाकिम बन गया, लेकिन अमली तौर पर उसे ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मुआहदे में बुरी तरह जकड़ दिया गया और अंग्रेज गालिब आ चुके थे। मुख्तसर ये कि जंगे प्लासी के बाद अमलन बंगाल के इलाके में मुसलमानों के अरूजो इक्तिदार का सूरज गरूब हो गया। दोस्तों, इस हवाले से दूसरा तारीखी किरदार जो कि एक मलामती अलामत बन चुका है, वो मीर सादिक है, जो कि टीपू सुल्तान की मजलिस का सदर आजम था। आप जानते हैं कि टीपू सुल्तान ना ही सिर्फ बहादुर, इबादत गुजार और आला दर्जे का मुंतजिम था, बल्कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के इक्तिदार की आखिरी निशानी और रोशन चराग समझा जाता था, क्योंकि मुगल हुक्मरान जंगे बलकसर में शिकस्त के बाद अंग्रेजों के हाथों में महज कठपुतली बन चुके थे। टीपू को फ्रांसीसियों की हिमायत हासिल थी और वो अंग्रेजों के तौसीब पसंदाना अजाइम के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट था। मुकम्मल जंगी तैयारियों और साजिशों का जाल फैलाने के बाद अंग्रेजों ने जनरल हैरिस की सरबराही में मैसूर पर हमला कर दिया। जनरल हैरिस ने मार्च 1799 में मैसूर और फिर बेंगलोर पर कब्जा कर लिया। उसकी फौज में 60,000 बैल और बहुत से हाथी थे। टीपू सुल्तान को सुलह के लिए शर्मनाक शिकायत पेश की गई, जो कि उसने मुस्तरद कर दी। अप्रैल के अवाखिर में सरंगापटम के किले के बाहर अंग्रेजों ने तोपें नस्ब कर दी और गोलाबारी शुरू कर दी। 3 मई को किले की फसील में छोटा सा शगाफ पड़ गया। 4 मई को मीर सादिक के मशवरे पर अंग्रेजों ने हमला किया और मीर सादिक ने तनख्वाहें देने के बहाने उन सिपाहियों को बुला लिया जो फसील के उस शगाफ की हिफाजत पर मामूर थे। चुनांचे अंग्रेज फौज किले में दाखिल हो गई। जब टीपू सुल्तान को खबर मिली तो वो फौरन वहां से दौड़े और मुंतशिर फौज को इकट्ठा करने की कोशिश करने लगे। जब सिपाही अपनी कुवत खो बैठे तो टीपू सुल्तान घोड़े पर सवार होकर किले के एक दरवाजे की तरफ बढ़े, लेकिन मीर सादिक ने वो दरवाजा बंद करवा दिया था ताकि टीपू सुल्तान बाहर न जा सके। टीपू सुल्तान के वफादारों ने मीर सादिक की गद्दारी को भांपते हुए उसे कत्ल कर दिया और टीपू सुल्तान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते शहीद हो गए।
मीर सादिक के इस साजिश में मीर गुलाम अली, मीर कमरुद्दीन, मीर कासिम अली और हिंदू वजीर मालियात पोर्निया भी शामिल था। यूं टीपू सुल्तान शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 1000 साल जिंदगी से बेहतर है कहकर शहादत के आला दर्जे पर फायज हो गए और मीर सादिक इबरत की अलामत बनकर तारीख में हमेशा के लिए महफूज हो गया। नाज़रीन ग्रामी, कहा जाता है कि उस वक्त डेविड ऑफ वेलिंगटन की सिपाह एक खून रेज मार्के में सरंगापटम फतह कर चुकी थी, मगर डेविड ऑफ वेलिंगटन को अभी तक अपनी फतह का यकीन नहीं आ रहा था और वो आलम तसव्वुर में मैसूर के शेर यानी टीपू सुल्तान को एक खौफनाक धाड़ के साथ अपने ऊपर हमला आवर होता देखकर चौंक जाता था। उसकी सिपाह सरंगापटम के मैदान में जमा होने वाले मुहिब्बे वतन शहीदों की लाशों में मैसूर के शेर को तलाश कर रही थी, लेकिन बहुत सी कोशिशों के बाद भी लाश नहीं मिल रही थी और रात की स्याही और गहरी होती जा रही थी और ऐसे लगता था जैसे आसमान ने भी टीपू सुल्तान की शिकस्त पर, जो उसके अपने बेजमीर दरबारियों और लालची वजीरों की वजह से हुई, अपना चेहरा शब की तारीकी में छुपा लिया था। इतने में चंद सिपाही वेलिंगटन के खेमे में आए। उनके चेहरे खुशी से दमक रहे थे। उन्होंने टीपू सुल्तान की शहादत और उसकी लाश बरामद होने की इत्तला दी। ये लाश सुल्तान के वफादारों के ढेर के नीचे दबी मिली। जनरल वेलिंगटन खुशी से हवास बाख्ता होकर टीपू सुल्तान की लाश के पास पहुंचा तो वो लाश वफादारों के झुरमुट में ऐसे पड़ी थी जैसे बुझी हुई शमा अपने गिर्द जलकर मरने वाले परवानों के हजूम में हो। जनरल ने सुल्तान के हाथ में दबी उनकी तलवार से उनकी शनाख्त की। ये तलवार आखिर वक्त तक सुल्तान टीपू के फौलादी पंजे से छुड़ाई न जा सकी। उस मौके पर जनरल ने एक बहादुर सिपाही की तरह शेर मैसूर को सलूट किया और तारीखी जुमला कहा, आज से हिंदुस्तान हमारा है, अब कोई ताकत हमारी राह नहीं रोक सकती, और उसकी लाश अंदर मुहल के जनान खाने में भिजवाई ताकि अहले खाना उसका आखिरी दीदार कर सके। इसके साथ ही आसमान स्याह बादलों से ढक गया। जब सुल्तान की कब्र खोदी जाने लगी तो आसमान का सीना भी शक हो गया और चारों तरफ गैज़ो गजब के आसार नमूदार हुए। बिजली के कोंदे लपक लपक कर आसमान के गजब का इजहार कर रहे थे। उस वक्त गुलाम अली लंगड़ा, मीर सादिक और दीवान पूर्निया जैसे गद्दाराने वतन खौफ और दहशत में छुपाए सुल्तान की मौत की खुशी में अंग्रेज अफसरों के साथ फतह के जाम लुढ़ा रहे थे और उनके चेहरों पर गद्दारी की स्याही फिटकार बनकर बरस रही थी। जो ही कब्र मुकम्मल हुई और लहद बन गई तो आसमान फट पड़ा और सुल्तान मैसूर की शहादत के गम में बरसात की शक्ल में आंसुओं का समंदर बह पड़ा। लिहाजा कब्र पर शामियाना ताना गया और महल से लेकर कब्र तक जनरल वेलिंगटन के हुक्म पर सुल्तान मैसूर का जनाजा पूरे फौजी एजाज के साथ लाया गया। फौजियों के दो रोया कतार ने खड़े होकर हिंदुस्तान के आखिरी अजीम मुहिब्बे वतन बहादुर जनरल और सपूत के जनाजे को सलामी दी। मैसूर के गली कूचों से सिसकियों और आहों की आवाजें बुलंद हो रही थी। हर मजहब के मानने वाले लाखों शहरी अपने अजीम मेहरबान सुल्तान के लिए मातम कर रहे थे और आसमान भी उनके गम में रो रहा था। जनरल वेलिंगटन की सिपाह ने आखिरी सलामी के राउंड फायर किए और मैसूर की सरजमीन ने अपने एक अजीम सआदतमंद और मुहिब्बे वतन फर्जंद को अपनी आगोश में एक मादर मेहरबान की तरह समेट लिया। उस मौके पर सुल्तान के मासूम चेहरे पर एक अब्दी फातिहाना मुस्कुराहट नूर बनकर चमक रही थी और आज भी हिंदुस्तान के हजारों बासी रोजाना इस अजीम मुजाहिद की कब्र पर बिला किसी मजहब मिल्लत की तफरीक के हाजिर होकर सलामी देते हैं।